Hello students, good evening and welcome to KKCA. This is me अनुरोध अंकित, your mentor and your guide. और स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग MBA CET की बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी 2 क्लासेस मैंने आप लोगों को कवर कराया है, जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा था और मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मैं आपको रीजनिंग की क्लास दूंगा यहाँ पे। तो आज हम लोग रीजनिंग का क्लास करेंगे और रीजनिंग में जो सबसे टफ टॉपिक माना जाता है दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, उसी टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आप आगे फर्दर बैच ज्वाइन करते नहीं करते हैं दैट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप यहाँ पे 1 घंटे के लिए अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं तो आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर प्रीवियस क्लास में भी जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किए थे, उसके अंदर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेरी है क्या, या फिर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूं सिटिंग अरेंजमेंट? जल्दी बताइए। कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। देख, देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे हमें चीजों को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अब अरेंज कैसे करेंगे, कैसे कैसे अरेंज होता है? तो या तो रो अरेंजमेंट होता है, मतलब लोग इस तरीके से रो में बैठे हुए हैं, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का सर्कल में किसी को बैठा दिया गया है, जितने लोग होंगे उतने लोग इस सर्कल में बैठे होंगे, एक सर्कुलर टेबल होता है। या फिर टॉप टू बॉटम, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 3 तरीके के अरेंजमेंट को देखेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर एग्जाम में तो कभी कभी इस तरीके का अरेंजमेंट पूछ लेता है कि स्क्वायर टेबल है, तो ये भी तो सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ ना, मतलब ये क्या है, क्लोज्ड अरेंजमेंट है। ये सब के सब आपके सर्कुलर अरेंजमेंट है। पूछने को तो वो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट भी पूछ सकता है, पूछने को तो वो आपसे एक बेंजीन अरेंजमेंट भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। ये सब अरेंजमेंट जो है ना, ये सब किसके अंदर आता है? तो ये सब सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर होता है। उसके अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि एक थिंग्स को दूसरे के ऊपर रखा रहता है, दूसरा तीसरे के ऊपर होता है, तो ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अरेंजमेंट होता है। और ये जो तीसरा अरेंजमेंट आप देख रहे हैं रो में, तो इसमें बोला जाता है ना कि अ पर्सन इज सिटिंग इन अ रो। अब रो में पर्सन जब बैठा है ना, तो उसका डायरेक्शन ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। बहुत बार लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे होते हैं, बहुत बार साउथ की तरफ देख रहे होते हैं, तो चारों डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्शन क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन लेके चलते हैं। इसके अलावा इसमें सर स्टार्ट कैसे करते हैं, तो कभी भी आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्टली इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए इसको स्टार्ट करते कैसे हैं, कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है ना, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कहां पे हमें एक होता है कंफर्म प्लेस और दूसरा होता है कंफर्म कंडीशन। कंफर्म कंडीशन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंफर्म प्लेस। अब ये कंफर्म प्लेस का मतलब क्या है और ये सर कंफर्म कंडीशन का मतलब क्या है? कंफर्म प्लेस और कंफर्म कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, अगर मैंने बोला ए इज सिटिंग, अगर मैंने बोला ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी, या फिर मैंने ऐसा बोला ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। मैंने बोला ए कहां बैठा है, तो बी के लेफ्ट में बैठा है, तो ये कंफर्म कंडीशन है कि कंफर्म प्लेस है? आप ऐसे सोचेंगे कि सर ए का तो प्लेस बता रखा है ना कि बी के लेफ्ट में बैठा है, लेकिन बी कहां बैठा है ये पता है आपको? नहीं पता है ना।
तो ये जो कंडीशन होता है ना, ये हमारा क्या है, कंफर्म कंडीशन है। क्या है, कंफर्म कंडीशन है कि ए का कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है कि बी जहां भी बैठा है उसके लेफ्ट में ए बैठा है। और अगर मैंने ऐसा लिखा कि ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इसका मतलब हो गया कि एक रो होगा इस तरीके से। तो कोई भी एक रो होता है तो उसमें एक लेफ्ट एंड होता है और एक राइट एंड होता है। तो ये हमारा लेफ्ट एंड हो गया। तो इस लेफ्ट एंड के, अगर ये लेफ्ट एंड कब हुआ, जब सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मीन्स आप इधर फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका ये जो हाथ होगा ये कैसा होगा, राइट हैंड, और ये जो हाथ होगा ये कैसा होगा, लेफ्ट हैंड, होता है ना। इसी तरीके से आपको सोचना होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जब आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो जो आपका राइट हैंड हुआ ना वो राइट एंड हो गया, और जो आपका लेफ्ट हैंड हुआ ना वो लेफ्ट एंड हो गया। अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग हमेशा मानते हैं पर्सन इज, ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, देखिए अब अगर यहां पे लिखा है ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से ए थर्ड पे बैठा है, तो हमारा लेफ्ट एंड कौन सा हो गया, ये ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं ना कि यहां पे कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा कंफर्म प्लेस। ये क्या हो जाता है हमारा कंफर्म प्लेस, कंफर्म प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड बोल रहा है ना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो कौन सा पोजीशन होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जैसे मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, S1 S2 S3 S4, तो ये S3 होगा थर्ड या S4 होगा थर्ड, ये आपका S3 थर्ड होगा या S4 थर्ड होगा। देखिए जो लेफ्ट हैंड है ना ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, इसके बाद ये हमारा सेकंड हो गया, इसके बाद ये हमारा थर्ड हो गया। तो ये जो पर्सन S3 पे बैठा है ना ये हमारा थर्ड एंड हो गया, थर्ड पोजीशन हो गया फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है ना, लेफ्ट एंड से क्या हो गया, थर्ड पोजीशन हो गया। यहां पे जो पर्सन बैठा है तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कंफर्म प्लेस। और ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, हमारा कंफर्म कंडीशन। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, बोल रहा है ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अगेन यहाँ पे क्या बता रहा है, सी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है। लेकिन अगर हमें सी का पोजीशन पता है, अगर हमें यहां पे ऐसे गिवन होता ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड सी इज सिटिंग एट द राइट एंड, तो अब बताइए आप किससे स्टार्ट करते हैं, आप ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलेंगे ना कि सर पहला स्टेटमेंट तो कंफर्म कंडीशन है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमें कंफर्म प्लेस बता रहा है कि सी कहां बैठा है, राइट एंड पे बैठा है। और अगर आपने सी को बैठा दिया तो अब सी के ए सिटिंग सेकंड, सॉरी राइट एंड नहीं हो सकता है, लेफ्ट एंड होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ये राइट एंड पे बैठा है तो उसके राइट में तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड। सी कहां बैठा है, तो लेफ्ट एंड पे बैठा है, सी कहां बैठा है, लेफ्ट एंड पे बैठा है, तो हमने यहां पे सी को बैठा दिया। ठीक है, सी को बैठा दिया। अब बोल रहा है ए जो है सी के सेकंड राइट में बैठा है, तो सी का फर्स्ट राइट क्या होता है, इसको हम लोग फर्स्ट राइट नहीं बोलते हैं। आप क्वेश्चन बनाते समय ना फर्स्ट राइट और इमीडिएट राइट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो फर्स्ट राइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट, इमीडिएट। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ सी, इसका मतलब क्या है कि सी के इमीडिएट राइट में, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट राइट। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय आपको कहीं भी फर्स्ट राइट नहीं मेंशन होगा, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट लिखा होता है, लेकिन फर्स्ट राइट की जगह पे वो इमीडिएट राइट या लेफ्ट लिखा होता है। ठीक है, तो जहां भी आप इमीडिएट वर्ड देखिए ये समझ में आ जाना चाहिए कि जस्ट उसके अगल बगल में, अब राइट है तो उसके राइट साइड में, और लेफ्ट है तो उसके लेफ्ट साइड में। इमीडिएट टू द राइट मतलब सी के राइट साइड में, इमीडिएट टू द लेफ्ट मतलब सी के लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब देखिए तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी,
तो सी के सेकंड राइट में, तो ये हमारा फर्स्ट राइट होगा और ये हमारा सेकंड राइट हो गया। ये यहां पे कौन आ गया, ए। समझ में आया? सबसे पहले क्या करते हैं, कंफर्म प्लेस ढूंढते हैं, उसके बाद कंफर्म कंडीशन ढूंढते हैं। सर अब बनाते समय कंफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, कंफर्म प्लेस का मतलब जिसका जिसका प्लेस फिक्स है आपने उसको तो बैठा दिया। इसके बाद क्या होता है, कंफर्म कंडीशन। हर एक स्टेटमेंट में तो सर बहुत सारे, मतलब एक पजल के अंदर, एक सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, और उस सीटिंग अरेंजमेंट में कम से कम 3-4 ऐसे स्टेटमेंट दिख जाते हैं जो कंफर्म कंडीशन वाले स्टेटमेंट होते हैं, जो कंफर्म कंडीशन वाले स्टेटमेंट होता है। जैसे 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 कंफर्म कंडीशन वाला का क्या मतलब है, जैसे यहां पे लिखा था ना, सी इज सिटिंग सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ऐसा लिखा है ना। अब आगे आपको लिखा हुआ है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये सारा जब आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, और यहाँ पे लेट सपोज ऐसा गिवन है कि देयर आर 6 पर्सन 6 पर्सन सिटिंग इन अ रो, ऐसा लिखा है, देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन अ रो। एक रो में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं, 6 पर्सन बैठे हैं, ठीक है, एक रो में टोटल 6 पर्सन बैठे हैं। कह रहा है कि सी इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला अप्रोच क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहला कंफर्म प्लेस किसी का गिवन है। अगर कंफर्म प्लेस गिवन है तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कंफर्म प्लेस यहां पे गिवन है, सी सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना लिया, और लेफ्ट एंड पे सी को हमने बैठा दिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते समय इसके बाद हम देखते हैं कंफर्म कंडीशन। अब ये जो कंफर्म कंडीशन होगा ना, ये आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर 3-4 कंफर्म कंडीशन देखने को मिलेगा। अब इस 3-4 कंफर्म कंडीशन में सर किस स्टेटमेंट से हमें स्टार्ट करना होता है, तो हमें कंफर्म कंडीशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा निगेटिव। सर पॉजिटिव कंडीशन क्या होता है, जैसे कौन किसके बगल में बैठा है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव कंडीशन। निगेटिव कंडीशन क्या होता है, तो आपको ऐसा बता देगा, जैसे लेट सपोज यहां पे मैं और कुछ ऐड कर दूं कि डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई एंड डी इज नॉट द नेबर, अगर ऐसा मैंने ऐड कर दिया, डी इज नॉट द नेबर नेबर ऑफ किसका, डी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, डी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, मैंने ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, ठीक है। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ गया कि सर ये तो हमारा कंफर्म प्लेस है। सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ा, ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, आपने बोला कि सर ये तो हमारा कंफर्म कंडीशन है, लेकिन ये किस तरह की कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन है। किस तरह की कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन है। फिर आपने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, डी इज सिटिंग सेकंड थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ ई, फिर आपने बोला कि सर ये क्या है, तो ये भी आपका पॉजिटिव कंडीशन है। ओके, हमें इस सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर दो दो पॉजिटिव कंडीशन दिख गया। इसके बाद आगे बोल रहा है डी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, डी जो है ये एफ का नेबर नहीं है, तो ये क्या बता रहा है, ये भी तो कंडीशन ही बता रहा है ना। एक्चुअली आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये भी आपको कंडीशन ही बता रहा है, लेकिन ये कैसा कंडीशन बता रहा है, निगेटिव कंडीशन बता रहा है, निगेटिव कंडीशन बता रहा है।
अब सर हमें स्टार्ट कैसे करना होता है, तो सबसे पहले हमें कंफर्म प्लेस देखना होता है। अगर एक बार हम लोगों ने कंफर्म प्लेस डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कंफर्म कंडीशन। अब कंफर्म कंडीशन का भी दो पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव कंडीशन, एक होता है निगेटिव कंडीशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉजिटिव कंडीशन। अब सर पॉजिटिव कंडीशन के अंदर भी अगर हमें 2-3 स्टेटमेंट गिवन है, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, तो हम उस स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं जिनसे एसोसिएटेड स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं। हम लोग किस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो जिनसे एसोसिएटेड स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं उनसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कोई रूल बुक नहीं है, ठीक है, हर इंसान का बनाने का अपना अपना तरीका होता है। ये मेरा तरीका है जिस तरीके से लगभग हर एक एग्जाम का जो पजल है ना, आपको देखिए एग्जाम्स का पजल बनाने में आपको बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है, मतलब 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर आपको एक पजल जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं वैसे बनाने होते हैं, या तो फिर एक सिंगल पजल एक क्वेश्चन वाला होता है तो उसको आप 30 से 40 सेकंड या मैक्सिमम 50 सेकंड में आपको बनाना होता है। तो अगर आपके पास कोई अप्रोच नहीं होगा और अगर आप हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको 10 मिनट और 15 मिनट भी लग जाए और वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो एक बार अगर आपने पजल को हिट किया ना, तो पजल 100% बनना चाहिए। तो वैसे पजल्स को बनाने का तरीका क्या होता है, मैं वही तरीका आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ये एक प्रूवन मेथड है जो मैंने अडॉप्ट किया है, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, और किसी भी एग्जाम का कैसा भी पजल जो है ना, आप इस अप्रोच से बनाएंगे तो 100% आप बना पाएंगे। ठीक है, इसी चीज के लिए मैं आपको बार बार स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूं और समझा रहा हूं कि कंफर्म कंडीशन और कंफर्म प्लेस में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार आप जब पजल स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पजल में एक भी कंफर्म प्लेस नहीं दिखेगा, तो वहां पे कैसे स्टार्ट करना है, तो वहां पे कंफर्म कंडीशन से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, कंफर्म कंडीशन से। उस कंफर्म कंडीशन में भी सर किससे स्टार्ट करना है, पॉजिटिव कंडीशन से। उस पॉजिटिव कंडीशन के अंदर भी 3-4 स्टेटमेंट वाला कंडीशन आपको गिवन होगा, 3-4 पॉजिटिव कंडीशंस दिखेगा। तो हमें उस पॉजिटिव कंडीशन के साथ स्टार्ट करना है जिससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो। समझ में आया, बोलिए यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यस और नो? यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यस और नो? और जूम पे ये क्लास रखने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को एक इंटरेक्टिव क्लास मिले जिसपे आप अपनी टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वरना ये क्लास, ये डेमो लेक्चर तो यूट्यूब पे भी रखा जा सकता था ना, ये डेमो लेक्चर तो यूट्यूब पे भी रखा जा सकता था। तो बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का? वरना फिर वही होगा कि आप हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे। थोड़ा हार्ड है, ओके, चलिए थोड़ा हार्ड है ना, अभी मैं बनाऊंगा ना फिर आपको इजी लगने लगेगा। इसमें हार्ड क्या है, आप जब भी कोई एक पैराग्राफ दिया रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद हम लोगों का जो टेंडेंसी होता है, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन से ही उस सीटिंग अरेंजमेंट को बनाना शुरू करते हैं, और जब हम तीसरे चौथे लाइन में जाते हैं हमें पता चलता है अरे ऐसे तो बनेगा ही नहीं। अब उस दौरान क्या होता है कि हमारा 1-2 मिनट तो वेस्ट हो जाता है, हम उसके बाद प्रेशर में आ जाते हैं, और प्रेशर में आने के बाद हम ना उस क्वेश्चन को बना पाते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट कैसे करना है सबसे पहले यही सीखना है। सबसे पहला चीज, आप जब सीटिंग अरेंजमेंट या पजल पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला चीज ढूंढना होता है सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर स्पेशली कि क्या कोई कंफर्म प्लेस गिवन है। एक बार आप लोगों ने कंफर्म प्लेस ढूंढ लिया, अब कंफर्म प्लेस का मतलब, जैसे अगर कोई 10 लोग का एक रो है, ठीक है, अगर स्पेशली गिवन है कि ए जो है वो लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन पे बैठा है, तो ये हमारा कंफर्म प्लेस हुआ, ये कंफर्म कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें ए की जगह को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ए किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंफर्म प्लेस हो गया। इसके बाद अगर ऐसा गिवन है कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के सेकेंड राइट में ए बैठा है, तो यहां तो बी का कंडीशन, बी का जो प्लेस है वो खुद नहीं पता है, तो ए को आप कैसे बैठाइएगा, तो ये क्या है, हमारा कंफर्म कंडीशन है।
तो कंफर्म कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग से एक बना लेते हैं छोटा सा, कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होता है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सी सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, हमने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद बोल रहा है ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी आपको पता है क्या कि सी कहाँ बैठा है, यहाँ पे कहीं भी सी का कंफर्म प्लेस पता है, नहीं पता है, तो आप साइड में छोटा सा एक ऐसे बना लेंगे कि सी, और सी जहां बैठा होगा ना उसके सेकंड राइट में ए बैठेगा, तो फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, आप ऐसे बना के छोड़ देंगे। उसके बाद आप तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो तीसरा स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे बोल रहा है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी कहाँ बैठा है, तो ई के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो ई जहां भी बैठा होगा, ई के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कौन बैठा है, डी, ऐसा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है डी जो है वो एफ का नेबर नहीं है, तो डी के बगल में एफ नहीं आएगा। अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है, अब यहां पे हम कैसे पुट करें, तो डी के बगल में एफ नहीं आएगा, ना तो एफ यहां आ सकता है और ना तो एफ यहां आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में कैसे पुट करें, तो हमें सी के सेकंड राइट में ए है, और सी का पोजीशन तो हमें यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे पता है ना, नहीं पता होता है तो फिर क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आप देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे सी का पोजीशन पता था, तो सी के सेकंड राइट में ए को हमने बैठा दिया। अब ई के दो, डी को दो छोड़ के ई बैठा है, अब बताइए आप डी को अगर यहां बैठाते हैं दो छोड़ के, ई यहां भी आ सकता है, और कोई स्पेस है, अगर हमने डी को यहां बैठाया, अगर हमने डी को यहां बैठाया दो छोड़ के, आगे तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो डी का भी कंफर्म पोजीशन हमें पता चलिए डी यहीं आएगा और ई यहां आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है डी का नेबर एफ नहीं है, तो एफ किसका नेबर नहीं है, डी का, ओके। हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, हमें ये लिखना चाहिए था कि एफ इज नॉट द नेबर ऑफ ई, सॉरी, हमने यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था एफ इज नॉट द नेबर ऑफ ए, एफ जो है वो ए का नेबर नहीं है, तो ए का नेबर नहीं है मतलब एफ यहां नहीं आ सकता है, तो एफ के लिए यही एक पोजीशन बचा। अब यहाँ पे 6 लोग बैठे थे, ए बी, मतलब 6 पर्सन है फ्रॉम ए टू एफ, तो अब बी बचा, तो बी यहां पे आ गया। इस तरीके से हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही छोटा सा मैंने एक स्टेटमेंट लेके बस आपको समझाया है कि कंफर्म प्लेस का क्या मतलब होता है, कंफर्म कंडीशन का क्या मतलब होता है। कंफर्म कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव कंडीशन एंड नेगेटिव कंडीशन। ये जो पॉजिटिव कंडीशन है, ये भी 3-4 पॉजिटिव कंडीशन आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब उस पॉजिटिव कंडीशन के बाद जिससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है, हम उस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है, हम उस कंडीशन से इसको स्टार्ट करते हैं। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। 5 आर्टिकल्स बैट बॉल फैन टेबल एंड चेयर आर केप्ट वन अबव द अदर, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। द बैट इज 4 प्लेसेस अबव द फैन। अब आपने ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, तो एक बात बताइए, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा कंफर्म कंडीशन है कि कंफर्म प्लेस है। पढ़ते आपको पता चलना चाहिए कि ये कंफर्म कंडीशन है या कंफर्म प्लेस है। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, बैट जो है वो 4 प्लेस ऊपर है फैन से। क्या आपको फैन का पोजीशन पता है, नहीं पता है ना, तो फैन से 4 प्लेस ऊपर है, जहां फैन होगा उसके 4 प्लेस ऊपर क्या होगा, बैट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंफर्म कंडीशन, ठीक है। आगे पढ़िए, द टेबल इज बिटवीन बॉल एंड चेयर। टेबल कहां लाई कर रहा है, तो बॉल और चेयर के बीच में लाई कर रहा है, ये भी क्या है, कंफर्म कंडीशन है। आगे पढ़िए, द चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बैट। चेयर कहां पे है, बैट से 3 प्लेस नीचे है, यह भी हमारा क्या है, कंफर्म कंडीशन है। अब सर इस क्वेश्चन में तीनों हमारा कंफर्म कंडीशन है। अब कंफर्म कंडीशन में ये ढूंढिए कि पॉजिटिव कंडीशन कौन सा है और निगेटिव कंडीशन कौन सा है।
तो सर ये तीनों का तीनों जो है ये हमारा पॉजिटिव कंफर्म कंडीशन है, पॉजिटिव कंफर्म कंडीशन है। अब स्टार्ट किससे करें, तो जिससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा हो या फिर जो ज्यादा डोमेन कवर करता हो। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहां जो बैट है वो फैन से 4 प्लेस ऊपर है, मतलब जहां फैन होगा उसके 4 प्लेस ऊपर, 1 2 3 4। तो जहां फैन होगा उसके 4 प्लेस ऊपर, 1 2 3 4, यहां पे कौन होगा, बैट। अब आप इस डोमेन को देखिए, इसके बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, अब आगे आप पढ़िए, टेबल इज बिटवीन बॉल एंड चेयर। टेबल कहां पे है, तो बॉल या चेयर के बीच में टेबल है, यहां पे आपका चेयर और यहां पे बॉल। ठीक है, या तो बॉल ऊपर होगा तब टेबल तब चेयर, या फिर चेयर ऊपर होगा तब टेबल तब बॉल, यही होगा। और तीसरा पढ़िए, द चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो बैट। तो जहां भी बैट होगा उससे 3 प्लेस नीचे होगा, 1 2 3। ये कौन होगा, क्या बोल रहा है, चेयर। चेयर। अब हमें स्टार्ट किससे करना है, तो जिससे, सबसे पहले ये देखेंगे जिससे कंडीशंस ज्यादा है। देखिए यहां पे बैट और फैन, यहां पे भी बैट और चेयर, मतलब हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, बैट से स्टार्ट कर सकते हैं। हम किससे स्टार्ट करेंगे, बैट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, हम किससे स्टार्ट करेंगे, बैट से स्टार्ट करेंगे। तो बोल रहा है कि बैट के 3 प्लेसेस, चेयर जो है बैट से 3 प्लेसेस नीचे है। तो हमने यहाँ पे बैट को लगा दिया, बैट से 3 प्लेसेस नीचे चेयर है, तो आप यहाँ पे चेयर को डाल दीजिए ऐसे करके। ओह सॉरी, बैट से 1 प्लेस नीचे, 2 प्लेस नीचे और 3 प्लेस नीचे, कौन आ गया, चेयर। हमने यहाँ पे चेयर को डाल दिया। अब बैट से एक और इंफॉर्मेशन है ना, द बैट इज 4 प्लेसेस अबव द फैन। फैन से 4 प्लेसेस ऊपर बैट है, तो बैट से 4 प्लेसेस नीचे फैन होगा। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो फैन कहाँ आ गया, यहां पे आ गया, फैन यहां पे आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 लोग थे, 5 लोग थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तो सबका फिक्स हो गया ना। अब यहाँ पे दो ही है। अब चेयर के, बॉल और चेयर के बीच में टेबल होगा, तो बॉल और चेयर, अब यहीं पे आपका टेबल आ सकता है और यहाँ पे बॉल आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर इन सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, ना तो हमें कोई कंफर्म कंडीशन निकालने की ज़रूरत थी, ना पॉजिटिव कंडीशन समझने की ज़रूरत थी, ना निगेटिव कंडीशन समझने की ज़रूरत थी। बिना इसके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते थे, बिना इसके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते थे। आई डू अंडरस्टैंड कि इतना इजी क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको कॉपी पेन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या कंफर्म प्लेस और कंफर्म कंडीशन करिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा। ये जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये इसलिए करवा रहा हूँ कि पहले आपका अप्रोच डेवलप हो क्वेश्चंस बनाने का, आप चीजों को देख के ना समझ पाए कि यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट दे रखा है इसमें कौन सा कंफर्म प्लेस है, कौन सा कंफर्म कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन कौन सा है, निगेटिव कंडीशन कौन सा है, किससे ज्यादा एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है, ताकि बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे तो छोटा क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल से भी बना लेते। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि जब वो इजी क्वेश्चंस में ना कभी अप्रोच नहीं सीखते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत टफ था, ये तो हमसे एग्जाम में बना ही नहीं। अरे क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आपका जब आप जो हिट एंड ट्रायल से कर रहे होते हैं ना वो गलत पार्ट होता है। आप हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, लॉजिक लगाइए ना, क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, समझा, ओके, समझे, वंडरफुल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 5 टीचर्स, HKPRT, 5 टीचर्स है HKPRT आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये एक सर्कुलर टेबल हो गया, 5 लोग हैं,
और सब कोई कैसे फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसका हम कोई नाम रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं पहले समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम हम सी रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं, इसका नाम हम डी रख देते हैं, और इसका नाम हम ई रख देते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूँ। अब बोलेगा कि बी का इमीडिएट राइट, बी का इमीडिएट राइट सी होगा या ए होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आप सेंटर की तरफ फोकस करिए। ठीक है, आप सेंटर की तरफ फोकस करते समय आपका ये वाला जो नीचे की तरफ है, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, और इधर ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, है ना। अगर आप इस तरफ से सेंटर की तरफ फोकस कर रहे हैं तो ऐसा आप देखिए ना, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है ना। तो ये जो ए होगा ना, ये इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, ए इज सिटिंग टू द टू द इमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब अगर हमें बी के रिस्पेक्ट में ई को बताना है, ठीक है, तो आप देखिए अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड, तो आप ऐसे लिखेंगे, ई इज सिटिंग, ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, आप ऐसे लिखेंगे। नहीं तो अगर आपको ई को रिप्रेजेंट करना है बी के रिस्पेक्ट में, तो आप दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड से चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप ऐसे लिखेंगे, ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब सर एक ही लोग का दो तरीके से हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। राइट का मतलब क्या है, आपको जिस डायरेक्शन में गिवन है, लेट सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ये आउटसाइड द सेंटर बैठा होता, सबका फेस सेंटर के बाहर होता, तो हम लोग यहाँ पे जैसे सी है ना, अभी क्या है, सी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो सी का राइट कौन है बताइए, तो सी का राइट कौन है, बी है या डी है, सी का राइट कौन है, बी है या डी है, जल्दी बताइए, सी का राइट कौन है, बी है या डी है, जल्दी बताइए। सी का राइट बी है, वंडरफुल। अब देखिए सी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, आपने अपना राइट हैंड निकाला, आपने अपना लेफ्ट हैंड निकाला, तो जो राइट हैंड है वो राइट हैंड बताएगा, लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड बताएगा, ठीक है ना। तो बी का सी का राइट कौन हो गया, बी हो गया। लेकिन अगर मैं इसी केस में ये बोलता कि सी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर मैं इसी केस में ये बोलता कि सी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उस केस में सी का जो डायरेक्शन होता वो कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता ना, सी का डायरेक्शन। अब इस केस में, अब जब सी फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, उस केस में सी का राइट कौन है, बी है या डी है, बताइए। अब सी का राइट कौन हुआ, बी हुआ या डी हुआ, जब सी सेंटर के बाहर फेस कर रहा है, आउटसाइड द सेंटर। अब डी हुआ ना, यस। देखिए आप देखिए ना, आपका फेस इस तरफ से है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड, तो राइट क्या हो गया, डी। ये चीज सबको समझ आ रहा है, ये चीज सबको समझ आ रहा है। अब अगर समझ आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को अब एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिए, मैं सॉल्व करवाता हूं। 5 teachers H, K, P, R and T are sitting around a circular table। यहां पे हमने एक सर्कुलर टेबल बना दिया, 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा सेंटर हो गया, सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, HKPRT। अब बोल रहा है T इज बिटवीन H एंड R,
टी जो है वो एच और आर के बीच में है। अब ये आपका कंफर्म कंडीशन है कि कंफर्म प्लेस है? टी जो है वो एच और आर के बीच में है। क्या है हमारा कंफर्म कंडीशन? P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। P कहां पे है? तो आर के सेकेंड राइट में, अगेन कंफर्म कंडीशन। H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। H कहां पे है? तो T के इमीडिएट लेफ्ट में है, अगेन कंफर्म कंडीशन। ठीक है। अब सर इसे स्टार्ट कैसे किया जाए? तो देखिए, अब स्टार्ट करने के लिए H जो है वो T के लेफ्ट में है, P जो है R के राइट में है। इस दोनों में तो कुछ भी लिंक्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट स्टूडेंट पढ़ा, T जो है वो H और R के बीच में है, और R जो है वो P के सेकंड राइट में है। तो देखिए, एक होता है इमीडिएट राइट और एक होता है सेकंड राइट। अब इस दोनों में अगर आपको सबसे पहले किसी से स्टार्ट करना है, तो जिसका डोमेन बड़ा होता है ना, हम उससे स्टार्ट करते हैं। जिसका डोमेन बड़ा होता है हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड वाले से ना स्टार्ट करके हम इससे स्टार्ट करेंगे, सेकंड वाले से। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ R। R जहां भी बैठा होगा, R के सेकंड राइट में P बैठा होगा। तो सर हम यहाँ पे R को कहां बैठा है? यहाँ पे हम R को कहां बैठा है? सर्कुलर अरेंजमेंट में फर्स्ट जो बैठाते हैं, आप कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई एंड तो होता नहीं है, ना तो लेफ्ट एंड होता है ना तो राइट एंड होता है। तो आप जहां मर्जी वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे बोल रहा है पी जो है आर के राइट में बैठा है, तो हम आर यहाँ पे कहीं भी लेंगे, आंसर मेरा सही आएगा। यस। चलिए, जैसे हमने आर को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आर के सेकेंड राइट में पी है, तो एक दो, तो यहाँ पे क्या कौन आ गया? यहां तक क्लियर है? अब बोल रहा है T इज बिटवीन H एंड R। T जो है वो H और R के बीच में है। T कहां पे है? H और R के बीच में है। T, तो अब आपका T यहां भी हो सकता है और T यहां भी हो सकता है। इसके बाद बोल रहा है H जो है टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। H कौन कहां बैठा है? तो T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। H कहां बैठा है? T के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है। अब यहां से आप देखिए, आप कहां पे H को बैठा सकते हैं कि उसके इमीडिएट लेफ्ट में T बैठेगा। अभी देखिए, अगर आपने H को यहां पे बैठाया, अगर आपने H को यहां पे बैठाया, तो क्या H के इमीडिएट लेफ्ट में आपको T बैठता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है। अगर हमने H को यहां पे बैठाया, तो H यहां पे बैठाने का मतलब है H का इमीडिएट लेफ्ट में तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो H के लिए यही एक पोजीशन होगा। और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा? H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अरे T के इमीडिएट लेफ्ट में H है, सॉरी सॉरी सॉरी, T के इमीडिएट लेफ्ट में H है। ठीक है। तो T जहां बैठेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में H बैठेगा। T जहां बैठेगा उसके लिए इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ रहा है? H बैठ रहा है। तो हमारा ये जो कंडीशन था HTR, ये तो ऐसे ही फुलफिल हो गया। ये तो ऐसे ही फुलफिल हो गया। दूसरा, इसको आप ऐसे भी करते हैं कि सर हमने R और P को बैठा दिया, अब जो है T जो है वो H और R के बीच में बैठ रहा है। तो एक प्लेस यहाँ पे T, तो यहाँ पे तो H आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे T और यहाँ पे H आ सकता है। तो जो हमने ऐसे घूम के किया, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगेन मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर आप छोटे क्वेश्चंस में अप्रोच नहीं सीखेंगे तो बड़े क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बिना कंफर्म कंडीशन और कंफर्म प्लेस का आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस में टफ दूंगा ना, तब वहां पे अगर आपने ये नहीं सीखा है तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन बैठेगा? तो जो बच गया उसको बैठा दीजिए। तो यहाँ पे कौन बचा? के बचा, तो के को बैठा दीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के? तो के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? आर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आर। बोलिए, समझ आया सबको? समझ आया? हाँ सर, समझे? ओके, फाइन। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3।
मुझे आप लोग करके बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। बताइए क्या होगा आंसर। विच लैपटॉप इज प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। आप लोग सॉल्व कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये जो मैं आपको कंफर्म प्लेस, कंफर्म कंडीशन, पॉजिटिव कंडीशन, निगेटिव कंडीशन, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये सब बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6 लैपटॉप एन क्यू पी एल आर एंड ए आर प्लेस्ड इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कहां पे प्लेस किया गया है? एक रो में प्लेस किया गया है इस तरीके से, ठीक है। और सबका सब किधर फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब आपसे बोल रहा है एन इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। आपने जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, आपने क्या बोला कि सर ये कंफर्म कंडीशन है। लिख लीजिए कंफर्म कंडीशन को। एन कहां पे है? तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब ए जहां भी होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल, सॉरी एन ना, N। ये तो हमारा पहला कंडीशन हमने बना लिया, ठीक है। इसके बाद आर इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आर कहां बैठा है? तो क्यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, मतलब जहां क्यू बैठा होगा उसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड। ये हमारा दूसरा कंडीशन बन गया। इसके बाद P इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ए। P कहां बैठा है? तो A के सेकंड राइट में बैठा है। A जहां बैठा होगा उसके सेकंड राइट में कौन बैठेगा? P। तो अब देखिए, अब इसको आप ऐसे बनाए ना, तो अब लिंक करना भी स्टार्ट करिए। यहाँ पे N और A था, तो N A और A के सेकंड राइट में P। तो अब मेरा कंडीशन कुछ इस तरीके से बन गया। हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। बोल रहा है P इज प्लेस्ड इमीडिएट टू द राइट ऑफ R। P कहां पे है? तो R के इमीडिएट राइट में है। R के इमीडिएट राइट में P है, तो P के इमीडिएट लेफ्ट में R होगा। तो यहां पे R हो गया ना। R कहां है? P जो है प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के इमीडिएट राइट में P है, तो P कहां पे होगा? P, आर के इमीडिएट राइट में पी है, तो पी कहां पे होगा? आर के इमीडिएट राइट में, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर हम बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आर जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है,
बोल सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। अब देखिए बोल रहा है एल इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? एल बैठा है एन के सेकंड लेफ्ट में। तो एन है फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे कौन बैठा है? एल बैठा है। ठीक है, आगे और कुछ गिवन है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक सेकेंड। एन इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में हमने एन को बैठा दिया। आर इज प्लेस्ड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के सेकेंड लेफ्ट में आर बैठ गया। पी इज प्लेस्ड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के सेकेंड राइट में कौन बैठेगा? पी बैठेगा। तो ए के सेकेंड राइट में हमने पी को बैठा दिया। तो ये हो गया एन ए डैश पी। अब आगे बोल रहा है पी इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। पी कहाँ पे है? आर के इमीडिएट राइट में है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे बैठा दिया। पी जो था वो आर के इमीडिएट, आर यहीं आएगा, आर के इमीडिएट राइट में पी आ गया। अब बोल रहा है एल इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अच्छा, सेकंड नहीं है ना, मैंने सेकंड कहां पढ़ लिया? एल जो है वो एन के लेफ्ट में है। अब देखिए, अब यहां पे आप समझिए कि यहां पे सीधा लिखा है एल कहां पे है? एन के लेफ्ट में है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसा है? ओपन इंफॉर्मेशन है। ये कैसा इंफॉर्मेशन है? ओपन इंफॉर्मेशन। ओपन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि अब एल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। जितने लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग। एल लेफ्ट में है तो लेफ्ट में फर्स्ट इमीडिएट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें बस इस चीज से ये पता चला कि इसके लेफ्ट में एल आएगा। ठीक है, हमें बस इतना पता चल गया। अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है? आर से एक छोड़ के क्यू था ना, तो आर से यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया? क्यू। अब यहाँ पे पांच लोग तो ऑलरेडी बैठ गए, एक दो तीन चार पांच, और टोटल कितने लोग थे? छह लोग थे। और यहाँ पे एल जो है वो कहाँ बैठा है? एन के लेफ्ट में। तो एन के लेफ्ट में अगर यही क्वेश्चन में गिवन होता कि एल जो है एन के राइट में बैठा है, तो अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर एल को बैठा देते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी सब बैठा हुआ है ना, और छह ही लोग को बैठाना है। एक दो तीन चार पांच तो यहाँ पे बैठ गया है। तो अब जो सिक्स कुर्सी लगेगा, जो सिक्स चेयर लगेगा, वो या तो यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा। तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि तो राइट में है, तो फिर कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एल एन ए आर पी क्यू। एल एन ए आर पी क्यू। अब पूछ रहा है विच लैपटॉप इज प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। तो एल के इमीडिएट राइट में कौन सा हो गया? एन हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? एन। बोलिए कितने बच्चों का आ रहा था एन? क्लियर? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता कि एल इज प्लेस टू द राइट ऑफ एन, तो ये नहीं कहिए कि सर एन के राइट में तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। क्यों? पी भी तो एन का राइट ही है ना। जब भी सिटिंग का क्वेश्चन आता है तो हमेशा वहां पे प्लेस स्पेसिफाई करता है कि सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, फोर्थ राइट है, या फिर इमीडिएट राइट है। यहाँ पे क्या लिखा था? एल इज टू द लेफ्ट ऑफ एन। तो यहाँ पे तो लकली आपने अगर एल को एन के लेफ्ट में ऐसे ही डायरेक्टली बैठा दिया होता तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बनाने का। एन एल जो है एन के लेफ्ट में बैठा है, मतलब इधर कहीं भी बैठ सकता है। तो यहाँ पे छह ही लोग थे, पांच कुर्सी ऑलरेडी लग चुका है, तो एक ही चेयर लगाना था। या तो हम इधर लगाते हैं या इधर लगाते हैं। तो इधर तो आपका राइट हो जाता, तो इधर ही लगाते। इसके लेफ्ट में एक लोग बैठा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो देखिए इसके अंदर ना टोटल जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, उसमें लगभग मैंने हर वैरायटी के एक ही क्वेश्चन लिया था, और इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके अंदर टोटल आपके 10 क्वेश्चंस है, जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से 3% बिटवीन पी एंड एम। तो अभी हमें ये पता चल गया कि पी और एम के बीच में 3% है। पी और एम
के बीच में 3% है। अब ये भी तो हो सकता है, ये भी तो P और M के बीच में 3% है। तो ये सारे केस मैंने लिए थे ताकि आपका इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। एक बार सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, छोटे क्वेश्चंस में अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख गए, तो बड़े क्वेश्चंस में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस स्टेटमेंट ज्यादा गिवन होता है, हम स्टेटमेंट को लगातार लिंक करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलते हैं और फिर इस डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड टिल टाइम हैप्पी लर्निंग विद KKCA। थैंक यू सो मच सर।